नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, उसकी टाइप्स और जो उसके आगे आज बात होगी यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या होता है, कैसे बनता था, कैसे बनता है, कैसे बना था, ठीक है। उसके बारे में जो एक थ्योरी दी है यूनिवर्स के बारे में, जो बिग बैंग थ्योरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम 5 मिनट जो पहले क्लास हुई थी उसका रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि उस दिन भी मैंने बताया था आपको ज्योग्राफी क्या होती है, ठीक है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी मैंने बताया है कि अर्थ के बारे में स्टडी करना, अर्थ के बारे में स्टडी करना। चाहे अर्थ पे जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो कोई जमीन होगी, चाहे कोई लिविंग थिंग होगी, जीव जंतु, चाहे उसके रिवर्स हो गए, चाहे ओशंस हो गए, जो वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, वाटर बॉडीज, इन सब के बारे में स्टडी करना ही ज्योग्राफी होता है। जो अर्थ पे जो जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो भी दिखता है आपको अर्थ पे, उसी चीज के बारे में स्टडी करना, उसी को ज्योग्राफी बोलते हैं। अर्थ पे क्या क्या होता है फिर आप देख सकते हैं, उसमें जमीन होती है, जमीन पे जैसे पहाड़ वगैरह बने होते हैं, ठीक है। कोई प्लेन एरिया होगा, कोई डिजर्ट होगा, तो ये अलग अलग बनावट है अर्थ की, लैंड की, अर्थ की जो जमीन है उसकी। तो उसके बारे में स्टडी करना ये, और जहां फिर जो जीव जंतु है, जो जीव जंतु है, जहां फिर उसके साथ साथ हवा भी है, ठीक है। हवा है जो, उसके बारे में स्टडी करना, वो भी क्या है, ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। ज्योग्राफी का मतलब अर्थ पे जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनके बारे में स्टडी करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। जियो का, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि ज्योग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक। तो ज्योग्राफी का क्या मतलब हुआ कि अर्थ के बारे में कुछ पढ़ना, जो अर्थ है उसके बारे में स्टडी करना, उसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। अर्थ पे फिर वो चाहे कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, उन सब चीजों को की जब स्टडी होती है तो उस स्टडी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है, जियोग्राफी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमने बात की थी कि कितने टाइप्स की होती है ज्योग्राफी। टाइप्स में कौन सी आई थी, फिजिकल ज्योग्राफी आई थी पहली, फिजिकल ज्योग्राफी आई थी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या थी, जो जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज उनके बारे में स्टडी करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो भी फीचर है, अर्थ के जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जो फीचर्स ऑफ अर्थ, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में और क्या आता है, जैसे क्लाइमेट हो गए, क्लाइमेट एंड वेदर हो गया, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं। ज्योग्राफी को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ज्योग्राफी को डिवाइड कर रखा है 3 भाग में, ठीक है। पहली फिजिकल ज्योग्राफी, फिर दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी, और तीसरी अपना इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। उससे क्या मदद होगी कि जो अर्थ है उसकी उसी के जो उस पे जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनको डिवाइड कर रखा है, जिससे उसको समझने में आसानी हो सके, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में उसने किसको डाल दिया, जो नेचुरल रिसोर्सेज सारे के सारे डाल दिए। फिर जो फीचर्स हैं अर्थ, जो अर्थ पे जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी कुछ भी हो रहा है, उसके जो अर्थ के जो नेचुरली हो रहे हैं, जो चीजें नेचुरली हो रही हैं, ठीक है, वो क्या है, फीचर्स है अर्थ के, उन फीचरों के बारे में पढ़ना, ठीक है। कोई भी प्रोसेस होता है अर्थ के, जो नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती जो हो रहे हैं अर्थ पे, जैसे ग्रेविटेशन है, कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पानी ऊपर से नीचे आता है, कुछ सारी चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। हवा का चलना, जैसे नदियों का बहना, जहां फिर कुछ भी होता है, तो जहां फिर फ्लड आते हैं उनका आना, जहां फिर कोई भी वॉल्केनो आता है उनका आना, वो सारा का सारा क्या है, वो एक
नेचुरल प्रोसेस है, वो क्या है, एक फीचर है अर्थ के, वो फीचर्स है अर्थ, उनके बारे में स्टडी करना वो फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं, ओशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो सारा का सारा क्या है, फीचर है इसका अर्थ का। तो वो जो फीचर्स है अर्थ के, उनके बारे में स्टडी किस में होता है, फिजिकल ज्योग्राफी में ही होता है। ठीक है, ये पहली टाइप है उसकी। ऐसे भी आप देखते हैं कि जब भी किसी भी चीज को आपको समझना हो तो उसको आप क्या करते हैं, पार्टीशन में पहले उसके हिस्से कर लेते हैं, मैं ऐसे 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 इसको समझूंगा। वैसे ही अर्थ को समझने के लिए उन्होंने 3 ज्योग्राफीज में डिवाइड कर दिया अर्थ को। उन्होंने 3 कैटेगरी निकाली, जिसमें एक में रख दिया उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी में ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरी में इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। फिर एक एक में उन्होंने अलग अलग चीजें उसमें रख दी, कि जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो फीचर्स होंगे अर्थ के, जो नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं वो वाले फीचर्स अर्थ के, वो सारे के सारे हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिर जो क्लाइमेट और वेदर होंगे वो भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा जो आता है टाइप्स इसका, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी दूसरी टाइप है। ठीक है, ज्योग्राफी की। इसमें क्या है, इसमें वो जो पॉपुलेशन है इसके बारे में स्टडी करता है, कि जो ह्यूमन है, जो हम इंसान है, इंसानों का उसके जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है इसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, जो ह्यूमन है उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में स्टडी करते हैं किसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, उसकी ह्यूमंस की पॉपुलेशन होगी किसी जगह पे, कि कितनी पॉपुलेशन कितनी है, अर्बनाइजेशन कितनी है, ठीक है, शहरीकरण कितना है। फिर उसके बाद अपना आ गया सेटलमेंट आ गई, सेटलमेंट्स कितनी है। ठीक है, और डिनेस्टी आ गई पीपल्स की। डिनेस्टी ये लिक्विड वाली डिनेस्टी नहीं है, डिनेस्टी है कि जैसे डिनेस्टी आपने सुना होगा, लिक्विड में डिनेस्टी होती है, इतना डिनेस्टी इतना घना है कोई चीज, जैसे वाटर की डिनेस्टी कितनी है, जैसे घी की देखते हैं तो उसकी ज्यादा डिनेस्टी होती है, वैसी वाली डिनेस्टी, ये वो वाली डिनेस्टी नहीं है। ये डिनेस्टी है पीपल्स की, ह्यूमंस की, जहां पॉपुलेशन की ये पर एरिया के हिसाब से कितनी की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो होती है उसको डिनेस्टी बोलते हैं। जो लोग हैं उनकी डिनेस्टी। ये सारी की सारी जब ये ह्यूमन के बारे में जब स्टडी होती है तो सारी की सारी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर स्टडी की जाती है। जो लोग हैं, मतलब जो ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो अपना अर्थ पे, उनका उसके जो सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है, जहां फिर जो नेचर है उसके साथ कैसा रिलेशन है, उसको पढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसको बना दिए दूसरी टाइप्स। ये जो दूसरी टाइप थी ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें इन्होंने क्या किया, ये जो ह्यूमन थे, जो पीपल्स थे, उनको उसमें डाल दिया कि जो भी स्टडी होगी ह्यूमंस के बारे में तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी में डालेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नोट करते रहना, साथ साथ में आप एक पेन रखना है और एक कॉपी रखनी है, रफ कुछ भी लिखते रहो अपने हिसाब से, जो कुछ भी लिखो, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ ये चीज बताई थी तो ये मैं लिख लूं, क्योंकि वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए बाद में जब आप, क्योंकि खुद का लिखा हुआ खुद को समझ आ जाता है लेकिन दूसरे को नहीं आता है, तो खुद से जो लिखा होगा तो अपने हिसाब से उस पर लिखते रहना है। तो उसके बाद आती है तीसरी टाइप। तीसरी टाइप में क्या आता है, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी और जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको
डिस्कस करेंगे किसमें, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में स्टडी किए जाएंगे वो कुछ भी, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी में चैलेंजेस आए, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी में चैलेंजेस आए, चाहे इसको लेके कोई डिफॉरेस्टेशन होगा, जंगल के कटाव होंगे, अगर उसका उसके बारे में स्टडी करना है तो वो सारा का वो किसमें करना है स्टडी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में। अगर ह्यूमन की अगर पॉपुलेशन के बारे में कोई चैलेंजेस आता है तो उसको कहाँ रिजॉल्व किया जाएगा, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में क्या है कि इसमें ये बताता है कि फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसका और ह्यूमन ज्योग्राफी है इसके बारे में क्या रिलेशन है, ये सारी की सारी चीजें इसमें स्टडी होती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, पॉपुलेशन चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, चेंजेस आते हैं, उसके बारे में स्टडी करना, ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, इन्वायरमेंटल स्टडी में पढ़ी जाएंगी। जो भी चैलेंजेस आते हैं जो ज्योग्राफी में जितने भी चैलेंजेस आएंगे वो सारे के सारे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जीवों में जो अलग अलग प्रकार के डाइवर्सिटी होता है, अलग अलग जो अलग अलग जीव पाए जाते हैं धरती पे, ठीक है, उनको अगर बचाना होगा, उनके कंजर्वेशन मतलब बचाव के लिए, उनके बचाव के लिए अगर स्टडी करनी है तो किस में होगी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में होगी। इसी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडी, स्टडीज भी बोलते हैं, स्टडीज होता है उसका नाम, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये, ठीक है, लेकिन दोनों के जो गोल्स हैं वो अलग अलग है, लेकिन है रिलेटेड, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज इसके ही रिलेटेड है। ठीक, ये होगी उसकी जो 3 टाइप्स थी। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था, आज फिर बता दिया मैंने, इसका रिवाइज हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आज ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी के फादर कौन थे, किसको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, और उन्होंने क्या क्या किया था। पहले आता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है, इराटोसेंथनी। इनका नाम क्या था, इराटोसेंथनी, इराटोसेंथनीज, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्होंने पहली बार इस ये जो टर्म है ज्योग्राफी, इसका यूज किया था। पहली बार ज्योग्राफी टर्म का इन्होंने यूज किया था, और इन्होंने कहा था कि धरती के बारे में कुछ भी लिखो, इसका जो ज्योग्राफी होगा इसका मतलब क्या होगा, धरती के बारे में लिखना। ठीक है, राइट अबाउट अर्थ, कि अर्थ के बारे में कुछ लिखना, उसी को ज्योग्राफी कहेंगे। इन्होंने जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस टर्म का यूज किया था, तो उन्होंने ये बोला था कि इस ज्योग्राफी का मतलब होगा राइट अबाउट अर्थ, के अर्थ के बारे में कुछ लिखना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी बोलेंगे। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया, ये पहले पर्सन थे, इन्होंने क्या क्या किया, पहली बार तो इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था, ज्योग्राफी टर्म है जो, उसका यूज किया था। दूसरा नंबर क्या किया था, इन्होंने पहला जो वर्ल्ड मैप था वो भी इन्होंने ही क्रिएट किया था। इन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड मैप है वो भी इन्होंने ही क्रिएट किया था। ठीक है, तीसरी और क्या किया था इन्होंने, जो अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है वो भी इन्होंने ही कैलकुलेट किया था। ठीक है,
सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अभी आपके दिमाग में ये है कि ये सर्कमफ्रेंस क्या है। जो मैथ जिसने पढ़ा है ढंग से उसको तो पता होगा सर्कमफ्रेंस क्या होता है, लेकिन फिर मैं एक बार बता देता हूँ सर्कमफ्रेंस क्या होता है। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। जो सर्कल की जो बाहर वाली, ये जो बाहर वाला है, जो सिर्फ बाहर बाहर वाला जो लेंथ है इसकी, बाहर वाली बिल्कुल आउटर बाहर वाली, ये जो लेंथ है इसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी, आप कहीं ग्राउंड में गए होंगे, वो बताते हैं कि इस ग्राउंड का कितना चक्कर है, चाहे 400 मीटर है, चाहे 500 है, चाहे 600 है, ठीक है। तो वो जो आप चक्कर लगाते हैं, कहीं एक साइड में खड़े होते हैं और यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसे 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 कोने कोने से दौड़ते हैं आप, ठीक है। कोने कोने से दौड़ते 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 ऐसे 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 करके आप इधर आते हैं, तो इधर आपका जैसे मानो 400 मीटर हो गया। तो जो वो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में आप भाग रहे हैं, ठीक है, उस ग्राउंड का सर्कमफ्रेंस मतलब उसकी जो बाहर वाली लंबाई है वो कितनी होगी, 400 मीटर। वैसे ही जो अर्थ है, अर्थ का जो सिर्फ से बाहर बाहर वाला जो पोर्शन है, उसकी जो लंबाई थी, जो बाहर वाला एक अर्थ है, क्या है, एक सर्कल है, एक गोले की तरह है, ठीक है। तो उसका जो बाहर वाला जो लंबाई है वो कितनी, सर्कमफ्रेंस की कितनी है, वो किसने अकाउंट की थी, वो भी इन्होंने ही, इराटोसेंथनी ने ही की थी। ये जो 3 पॉइंट इसके ये याद रखने, ठीक है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन थे, इराटोसेंथनी थे, उन्होंने ही पहला वर्ल्ड मैप बनाया था। और सर्कमफ्रेंस का जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है वो भी इराटोसेंथनी ने ही दिया था। आपको एग्जाम में आ सकता है कि पहला वर्ल्ड मैप किसने बनाया था, उसके बाद सर्कमफ्रेंस से जो अर्थ का वो किसने कैलकुलेट किया था फर्स्ट टाइम, तो वो इराटोसेंथनी होंगे, ठीक है। ये इतना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप नोट करते रहना साथ साथ में, जैसे अभी साइड हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हम जो पहली टाइप थी उसकी फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आपने कहीं भी, चाहे 11th 12th चाहे कॉलेज में भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो वो बस फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ठीक है। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी के ही अंदर सारा का सारा आता है। जैसे आप नदी नाले, जो भी जितने मैंने आपको बताया, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं जो अर्थ के, वो सारे के सारे आप किस में पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम भी वही पढ़ेंगे। इस फिजिकल ज्योग्राफी भी दो ज्योग्राफीज हैं। एक आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आप पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर दूसरी आती है इंडियन ज्योग्राफी, जो अपने देश के बारे में, सिर्फ अपने कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। और एक और बुक एक और अलग से भी आती है अपनी स्टेट के बारे में। जैसे हम जेएंडके में रह रहे हैं तो जेएंडके की ज्योग्राफी। अभी हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। 3 ज्योग्राफीज है। सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो, इससे हमें पता लगेगा कि कौन सी कंट्री कहाँ लाई करती है, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट नॉर्थ में है, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिनेंट के बाद हमें ये भी पता चलेगा कि कंट्रीज, कौन सी कंट्री कौन से इसमें कॉन्टिनेंट में लाई करती है, ठीक है। ये सारा का सारा हमें कहाँ पता लगता है, वर्ल्ड के जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी उसके उसमें पता लगता है, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पता लगेगा आपको, अपनी स्टेट्स के बारे में पता लगेगा कि नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में कौन सी स्टेट है, सबसे साउथ में कौन सी स्टेट है, ईस्ट में कौन सी है, अपना वेस्ट में कौन सी है, जहां फिर अपनी स्टेटों के बारे में पता चलेगा। सिर्फ इंडिया के बारे में होगा। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें सिर्फ आप अपनी कंट्री के बारे में पढ़ोगे, कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा फसल जैसे राइस कहाँ होता है, ठीक है, टी कहाँ होती है, ठीक है। उसके बाद जो डेजर्ट है, डेजर्ट है राजस्थान में, वो कहाँ है, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें आपको, अपना इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको अपनी स्टेट के बारे में, अपने देश के बारे में पता चलेगा कि हाँ, कि जैसे हिमालयास कहाँ है, वो कौन सा, जो सारी की सारी नदी है,
ठीक है, वो सारी की सारी जाके जो बे ऑफ बंगाल है उसमें क्यों गिरती हैं, अरेबियन सी में क्यों नहीं गिरती। ठीक है, तो आपको ये सारा का सारा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको इंडिया के बारे में ही पता लगेगा। ठीक है, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पूरे पूरे आपको कंट्री, किसी एक कंट्री के बारे में नहीं बताएगा, वो सारे ओवरऑल बताएगा, नाम वगैरह बताएगा, इस कंट्री में सबसे ज्यादा इस चीज की पैदावार होती है, जहाँ ये होता है, लेकिन किसी कंट्री के एग्जैक्ट किसी स्टेट पे नाम नहीं आएगा। स्टेट का तभी नाम आएगा जैसे अगर कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर इक्वेटर, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर ये 3 लाइनें किसी देश से गुजर रही हैं तो सिर्फ देशों के बारे में ही बताएगा, वो ये नहीं बताएगा कि हाँ भाई वो स्टेटों के नाम, तो स्टेट का नाम नहीं पूछेगा कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो सीधा पूछेगा कि स्टेट के बारे में, उसके कंट्री के बारे में पूछेगा कि हाँ इक्वेटर कौन कौन से कंट्रीज से होके गुजरता है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से, जहां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से। ठीक है, तो इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें आप पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में कितनी है, साउथ अमेरिका में कितनी है, यूरोप में कितनी है, एशिया में कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, उसके बाद अफ्रीका में कितनी है, और अंटार्कटिका तो उस तरह है नहीं तो कितनी होगी, ये उसके बारे में इधर पता लगेगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आप सिर्फ अपना जो इंडिया कंट्री है इसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद जब आप जेएंडके की ज्योग्राफी में आएंगे तो फिर सारे के सारी जेएंडके के बारे में होगी, वो कि कहाँ पे कौन सी लेक है, उसकी रिवर्स है, उसके बाद जितना भी माउंटेन्स हैं, जो भी हिमालय कहाँ से है, कितना है हमारे जेएंडके के हिस्से में, कितना आता है, कौन कौन सी उसकी पीक्स हैं जो अपना जेएंडके में लाई करती हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जेएंडके ज्योग्राफी में आता है। ठीक, अभी हमने पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ठीक, आप इसको नोट कर लेना आपकी, हम अभी इसको पढ़ने लगे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें 2-4 कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, थोड़ा बहुत उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, अपना सोलर सिस्टम क्या है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप जो भी कॉन्टिनेंट्स या फिर अर्थ के बारे में तब आएंगे। अगर जैसे पहले हमने बात की कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या है। ठीक है, यूनिवर्स क्या है, पहले यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सोलर सिस्टम पे आओगे। ठीक है, फिर सोलर सिस्टम पे आओगे, फिर उसके बाद एक प्लेनेट पे आओगे, आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़ोगे, फिर उन प्लैनेट्स में से कोई एक प्लैनेट होगा अर्थ, फिर आप जाके अर्थ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम देंगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सारा आता है, ये यूनिवर्स भी आता है, उसमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट है उनके बारे में भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपना अर्थ पे, तब जाके हम अर्थ पे आते हैं, फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है अर्थ के बारे में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी पहले बात करेंगे हम यूनिवर्स में। ठीक है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो है क्या, बना कैसे। ठीक, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक, पहले आता है वर्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स है क्या, यूनिवर्स में क्या है कि जो भी आपको दिखता है, जो भी इस दुनिया में कुछ भी दिखता है आपको, चाहे रात को आपको स्टार्स दिखते हो, चाहे दिन को आपको कहीं पे सन दिखता है, कहीं पे क्या सन जो दिखता है आपको दिन में, और जो माउंटेन्स दिखते हैं, रिवर्स दिखते हैं, चाहे आपको पत्थर जो भी दिखता है, आपको मकान दिखता है, जो भी कुछ भी दिखता है, वो जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो आपको दिख रही हैं, जब आप खुद भी एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आप एक हिस्सा हो किसके, यूनिवर्स के। ठीक है, यूनिवर्स क्या है, हर एक चीज जो एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में। ठीक है, हर चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे
उसमें चाहे कोई मैटर हो, चाहे एनर्जी हो, कोई मैटर हो गया, कुछ भी चीज, कोई भी चीज को आप मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे एनर्जी होगी, गैलेक्सीज होगी, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें मिलके यूनिवर्स को बनाती हैं, ठीक है। यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है, ये इसमें जो भी चीज, एवरीथिंग, एवरीथिंग, आपको जो भी चीज दिखती है, जो भी एग्जिस्ट कर रही है कहीं पे भी, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ धरती पे, धरती पे नहीं, किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी सोलर सिस्टम में, जैसे ये हमारा एक सोलर सिस्टम है, ऐसे ही पत्नी कितने सोलर सिस्टम होंगे, जो जहां पे एक स्टार होगा वो अपने इर्द गिर्द पत्नी कितने प्लेनेट्स को ऐसे घुमा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, उसमें ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, उसने खींच के रखा है सबको, ठीक है। जैसे आप हमारी देखते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, जैसे हमारा सन है, ठीक है, सन है, ये क्या कर रहा है, अपने इर्द गिर्द जो 8 जो ये हैं, ये 8 जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं जो प्लैनेट्स हैं, जो इससे बहुत ही कम देखने में, इसकी कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत छोटे हैं, वो क्या कर रहा है, उनको अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही ना जाने कितने, और ये इकट्ठा करके एक सोलर सिस्टम बन रहा है, ठीक है। एक सोलर सिस्टम में क्या है, एक स्टार है और उसके इर्द गिर्द अब वो प्लैनेट्स, अपना एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जो 4 प्लैनेट्स के बाद जो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और ये इसके बाहर इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। तो ये जितने भी अंदर के, चाहे बाहर वाले, जितनों को वो अपने घुमाता जा रहा है, जो सन है, वो अपने इर्द गिर्द उनको, जो 8 प्लैनेट उनको घुमा रहा है, ठीक है। तो ये जो इनको घुमा रहा है, इसी को सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही ना जाने कितने सोलर सिस्टम होंगे, जो किसी एक गैलेक्सी में, किसी एक गैलेक्सी में, जो किसी एक गैलेक्सी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और किसी एक गैलेक्सी में जो मिलियंस या बिलियन, जैसे 100 मिलियन, 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 1 मिलियन में आप देखो, 1 मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। और ये जो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और 1 बिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। और ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं कि जो स्टार्स हैं, जो यूनिवर्स में, जो एक गैलेक्सी में कितने स्टार एग्जिस्ट करते हैं, 100 बिलियन, 100 बिलियन, 100 बिलियन किसके इक्वल, जब 1 बिलियन में 100 मिलियन स्टार है, तो फिर 100 बिलियन में कितने होंगे, ठीक है। तो सोचो कितना बड़ा ये गैलेक्सी, एक गैलेक्सी कितनी बड़ी है। और एक गैलेक्सी, इस अपना यूनिवर्स में एक गैलेक्सी नहीं है, उस वो भी 100 बिलियन जो गैलेक्सीज हैं, जो सिर्फ यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, उन 100 बिलियन गैलेक्सीज में से कोई एक गैलेक्सी में 100 मिलियन, जो 100 मिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना जो भी सोलर सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है कि यूनिवर्स के लिए बोलते हैं कि हमारी जो इमेजिनेशन है, जो हमारी सोचने की जो पावर है, इमेजिनेशन, जो आप इमेजिन करते हैं कोई किसी चीज को, ऐसे अपने मान लेते हैं भाई इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, ये इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग, जो दिमाग है, वो इतना सोच नहीं सकता है कितना बड़ा होगा, ठीक है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारी बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, जो हमारा इमेजिनेशन है उससे भी परे है ये, ठीक है। इतना बड़ा यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स को आप ये मान लो कि जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में, वो सारा का सारा हिस्सा है किसका, एक यूनिवर्स का हिस्सा है, ठीक। ये हो गया यूनिवर्स के बारे में, कि क्या यूनिवर्स, कि हर वो चीज, हर एक चीज जो आपको दिख रही है, या फिर आप उसको महसूस या फिर फील कर रहे हैं, जैसे हवा ही है, आप उसको देख नहीं सकते लेकिन आपको फील होती है, हाँ। जैसे हवा आती है तो आपको जब फिजिकली आपको धक्का, जहां फिर आपको दिखती है, जब पेड़ वगैरह उल्टे सीधे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं हवा चल रही है। जहां आपके ऊपर प्रेशर आता है, इस साइड से प्रेशर लगा तो आप इस तरफ चले जाओगे, ठीक है। तो ये आप उसको देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जो आप दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो भी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं चाहे देख नहीं सकते, वो सारी की सारी चीजें किसमें, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक। ये हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स में जैसे मैंने आपको बता दिया कि हर एक चीज जो जिसको भी आप देख सकते हैं
चाहे नहीं देख सकते, लेकिन वो सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं किसमें, यूनिवर्स में। फिर आता है ये बना कैसे होगा, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा, एक थ्योरी दी है इसके लिए, ठीक है, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी थी ये दी गई थी, और ये दी थी किसके द्वारा दी गई थी, बाय जॉर्ज लेमार्ट्रे। इन्होंने दी थी कब, 1920 में। इन्होंने जो जॉर्ज लेमार्ट्रे थे, इन्होंने दी थी 1920 में। इन्होंने जो जॉर्ज था, इसने क्या बोला कि जो जब ये यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यूनिवर्स नहीं बना था, उससे पहले कोई एक बहुत बड़ी बॉडी थी, एक बहुत ही बड़ी बॉडी थी। जैसे ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, बहुत बड़ी है। पहले यूनिवर्स नहीं था, कोई कहीं भी आपको स्टार्स, प्लैनेट्स, ये वो ये कुछ नहीं था, ठीक है। पहले क्या थी, सबसे बड़ी एक बॉडी थी, वो हीटर थी, मतलब गर्म थी अंदर से। इसके अंदर हीट थी, गर्मी थी, इसके अंदर गैसेस वगैरह, जैसे वॉल्केनो, जैसे वॉल्केनो होते हैं, ठीक है, वॉल्केनो आते हैं नीचे से, जो आ जाती, उसमें से जो गैसेस आती हैं, जहाँ लावा वगैरह आता है ऊपर, ठीक है। वैसे ही जैसे धरती के अंदर, धरती के बोलते हैं ना, सबसे जो अंदर वाला हिस्सा है वो कोर है, वहां पे सिर्फ गैसेस हैं और हीट है वहां पे। कभी कभी वहां से धरती से वॉल्केनो निकलते हैं, उसमें से लावा निकलता है बाहर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी निकलता है, और ऐसे फ्लैश करता है ऊपर आके, ठीक है, ऐसे निकलता है वहां से, जैसे इसमें से सरफेस से निकलता है, ठीक है। वैसे ही जो हीट है, इसके अंदर हीट थी, कोई एक बहुत बड़ी बॉडी थी, ठीक है, गेंद बॉडी बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो इस क्या हुआ, जो बॉडी थी इसके अंदर हीट थी, और इस पे प्रेशर पड़ रहे थे, ठीक है। प्रेशर की वजह से इसका क्या हुआ, जब इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर हुआ तो इसने ये फटा, ठीक है। इसमें जो एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है फटना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, एक्सप्लोजन हुआ, और इसमें से क्या हुआ, जो छोटे छोटे हिस्से में ये टूट गया, जैसे छोटे 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 हिस्सों में ये बिखर गया पूरा। कोई भी चीज होती है जब ब्लास्ट होती है, जब आप बाहर से उसको कंप्रेस हो रहा हो वो, और अंदर उसकी हीट हो, तो फिर वो ऐसा टाइम आता है, उसमें टेम्परेचर रेज होता है, और फिर वो क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। वो फटने से जैसे उसकी छोटी छोटी पीसेस हो जाते हैं, ठीक है, वो स्पेस में चले जाते हैं। उनके जो स्पेस क्या है, पहले स्पेस वर्ड का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई 2 3 4, ठीक है, ये चार कोई स्टार्स ही हैं, मान लो स्टार्स हैं, या फिर प्लैनेट्स हैं। इनके बीच की ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को स्पेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्पेस सेंटर भी बने होते हैं, बनाए होते हैं जहां पे रिसर्चर वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ही इसका एक्सप्लोजन हुआ, तो छोटे छोटे पार्ट्स में ये टूट गया। ऐसा तो था नहीं कि सभी पीसेस बराबर हो, तो कुछ भी टूटता है तो ऐसा तो है नहीं कि आपके हिसाब से टूटता हो और सबके बराबर हिस्से होते हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो होता क्या है, कुछ बड़े पीसेस थे, कुछ छोटे पीसेस थे, ठीक, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, ऐसे टूटा वो। लेकिन जो जिनका जैसे धीरे धीरे जैसे ये फट के निकल गया, ठीक है, जैसे ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जैसे जैसे कूल हुआ, तो जो बड़ी, जो साइज में बड़ी थी, जैसे हमारा सन है, सन क्या था, जैसे मान लो हमारा ही सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में जैसे सबसे बड़ा कौन है, स्टार है, ठीक है। स्टार मतलब सन, सन को स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार वो होता है जिसकी खुद की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी, एनर्जी जिसको लाइट हो, ठीक है, जिसकी खुद की रोशनी हो, जो खुद से रोशनी दे सकता हो, ठीक है, दूसरों को रोशनी दे सकता हो। जैसे अभी सन है, तो सन क्या है, क्यों है स्टार, क्यों बोलते हैं सन को हम स्टार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो खुद, उसके पास खुद की रोशनी है, ठीक है, इसलिए हम उसको स्टार भी बोल सकते हैं सन, ठीक है। मैं इसलिए सन को स्टार बोल देता हूं क्योंकि मैं ओवरऑल बता रहा हूं, तो इसलिए जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, सन के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, ये 8 9 जितने भी 8 हैं, 8 प्लैनेट हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है, इसके पास ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है। इसने क्या किया है,
9 प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। वैसे ही जैसे जैसे ये जो जो उसके फटने से जो चीजें निकली थी वो जैसे जैसे ठंडी होने लगी, वो एक दूसरे के पास जो ज्यादा ताकतवर था उसने अपने पास जो भी छोटी छोटी चीजें थी उनको लाना शुरू कर दिया और उनको अपने आसपास घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक स्टार हो गया, इसने अपने इर्द गिर्द कोई प्लेनेट को घुमाने शुरू कर दिया। ये कोई दूसरा हो गया, इसने इनको घुमाना शुरू कर दिया। ये कोई तीसरा हो गया, इसने किसी और को घुमाने शुरू कर दिया। ये था, इसने किसी और को घुमाने शुरू कर दिया। ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऐसे ही मिलियंस में जो स्टार थे उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो छोटी बॉडी थी उनको घुमाना शुरू कर दिया। वो एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स, प्लैनेट्स जो भी थे, जो छोटे साइज में थे, उनको घुमाना शुरू कर दिया। और जो प्लैनेट्स को जो घुमा रहे थे, जैसे प्लैनेट्स इनके गिर्द घूम रहे हैं, तो इन प्लैनेट्स ने क्या किया, जो इनसे साइज में छोटे थे वो इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। जैसे अर्थ है, अर्थ पे आप देखते हैं मून दिखते हैं। अर्थ है, अर्थ को आपको रात को क्या एक मून दिखता है, चांद दिखता है। वो चांद क्यों धरती के आगे पीछे क्यों घूमता है? क्योंकि अर्थ से ये छोटा है, तो ये इसकी सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, तो अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। ठीक है, वैसे ही जब स्टार्स ने प्लेनेट को घुमाना शुरू कर दिया, तो जो प्लेनेट थे उन्होंने सैटेलाइट को घुमाना शुरू कर दिया। सैटेलाइट से होगी जो मून को सैटेलाइट बोलते हैं, जो नेचुरली जो उनको मिलता है घुमाने के लिए, जो छोटी चीजें मिलती है, जैसे अर्थ को ये मिला था, मून मिला है, ऐसे ही वो भी घुमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो ऐसे ही करते करते पूरी एक गैलेक्सी नहीं, मिलियंस में, जैसे मैंने बताया आपको कि 100 बिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं किसमें, यूनिवर्स में। इतनी गैलेक्सीज बन गई, और उन गैलेक्सीज में से किसी एक गैलेक्सी में, जैसे ये इतनी गैलेक्सीज है, इनमें से किसी एक गैलेक्सी में स्टार कितने 100 बिलियन स्टार एग्जिस्ट करते हैं। और सोचो वो उनमें से कोई एक स्टार, जैसे हमारा सन है, वो 8-9 अपना इसको 8 प्लेनेट को घुमा रहा है अपने इर्द गिर्द। वैसे ही कितने स्टार्स हैं, 100 बिलियन में। ठीक है, तो ये उनमें से कोई एक है जो 9 को घुमा रहा है। तो सोचो ये जो 100 बिलियन है, ये कितने प्लैनेट्स अर्थ के जैसे कितने प्लैनेट्स उनके इर्द गिर्द एक गैलेक्सी में घूम रहे होंगे। ठीक है, और उन एक गैलेक्सीज और जो यूनिवर्स है उसमें कितनी गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही हैं, 100 मिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सोचो फिर ऐसे कितने स्टार्स होंगे, जो कितने ये प्लैनेट्स होंगे जो पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं। ठीक है, यही है यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी यही थी जो जॉर्ज ने दी थी। वो उसने बोला था कि जो पहले ये यूनिवर्स जब नहीं था, इससे पहले क्या था, कोई एक बड़ी बॉडी थी, उसके फटने से उसके पीसेस में वो ब्रेक हो गया। उसके बाद जब जैसे जैसे सालों बीते सदियां हुई, तो उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठीक है, ठंडा होते ही जैसे कोई बड़ी बॉडी थी, उसने छोटी बॉडी को अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। इस जो भी आप यूनिवर्स देख रहे हैं, जैसे हम इधर खड़े हैं, ठीक है, तो खड़े हैं तो किसकी वजह से हैं, क्योंकि अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसमें उसने हमको खींच के रखा है। कोई चीज ऊपर से नीचे पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसका एक अपना ग्रेविटेशनल पुल है, एक फोर्स है जिससे वो चीजों को खींच के रख सकती है। ठीक है, वैसे ही पूरी गैलेक्सी में, ये पूरे ब्रह्मांड में चीजें एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर है वो दूसरे को घुमाता है। ठीक है, ऐसे ही इधर पूरे यूनिवर्स में ही यही हाल है। ठीक है, यही बिग बैंग थ्योरी थी जो जिसने जॉर्ज लेमार्टे ने दी थी, 1920 में दी थी, कि उसने यही बोला था कि ऐसे ऐसे हमारे यूनिवर्स का ये हुआ था, निर्माण हुआ था, ओरिजिन जो ऐसे हुआ था, मतलब ऐसे बना था हमारा यूनिवर्स। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये वर्ल्ड में हर जितने भी साइंटिस्ट ने, सब साइंटिस्ट ने इसको माना था कि हाँ ये सही थ्योरी है, ऐसा ही हुआ होगा। मतलब उनको कंफर्म नहीं है कि कैसे हुआ था, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि यही हुआ होगा, लेकिन कुछ भी बताते हैं साइंटिस्ट, तो कुछ सोच समझ के ही बताते होंगे। उन्होंने कहीं थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी, ज्यादा तो नहीं, वो भी कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है कुछ और हुआ होगा। ठीक है, लेकिन सभी के सभी क्या करते हैं, अपने क्यास लगाते हैं। जैसे उसने बताया कि एक यूनिवर्स में, ये एक यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स ही है, जितना भी ज्यादा यूनिवर्स नहीं, एक ही यूनिवर्स है। जैसे यूनिवर्स है,
यूनिवर्स में उसने बोला 100 बिलियन गैलेक्सीज आती हैं, ठीक है। उनमें से कोई एक गैलेक्सी में 100 मिलियन जो स्टार्स हैं वो आते हैं। और जैसे उनमें से कोई एक स्टार है जो वो जैसे हमारा सन है वो 8-9 प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है, वैसे ही वो घुमाता होगा। तो सोचो कितना बड़ा होगा, किसी एक गैलेक्सी में कितने 100 मिलियन स्टार्स आ रहे हैं, ठीक है। उनमें से कोई एक स्टार में जैसे ये हमारा सन है वो क्या कर रहा है, 8 प्लैनेट्स को घुमा रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा ये यूनिवर्स है, इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारी इमेजिनेशन है, हम इतना सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा होगा ये यूनिवर्स, ठीक है। फिर आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स कि कौन सी चीज कितने हिस्से में होगी उसमें, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं कि जो ऑर्डिनरी मैटर है, ठीक है, ऑर्डिनरी मैटर हो गया जो आपको दिख रहा है, सामने दिख रहा है। जैसे आपको रात को इतने स्टार्स दिखते हैं, या फिर आपको ये अपना प्लेनेट है धरती इतनी बड़ी दिखती है, या कुछ भी जो भी आपको दिख रहा है ऑर्डिनरी मैटर है जिसको यहाँ पे देखा जा सकता है, ठीक है। वो कितना, सिर्फ ये सोचो जितना भी आपको दिखता है धरती से, वो जहां फिर जो रिसर्चर्स ने देखा हुआ है, ठीक है, तो वो सिर्फ कितना 5% है पूरे यूनिवर्स के, 5% है सिर्फ। इतना सोच सकते हैं जितना आप स्टार्स इतने देखते हैं, वो जितना भी है वो सारा सारा 5% है पूरे यूनिवर्स की कंपोजिशन में, ठीक है। जो इतनी हिस्सेदारी है उनकी, वो सिर्फ 5% है। जो फिजिकली जो चीजें हैं, मैटर होता है, जो कोई भी चीज को मैटर बोलते हैं हम, ठीक है, कोई भी चीज होगी, ठीक है, वो सिर्फ कितना है 5% है वो, ठीक है। जो एटम्स या किसी भी, चाहे इसमें कोई क्या क्या आता है, इसमें स्टार्स आते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, सारे के सारे। उसके बाद अपना प्लैनेट्स आ गए, उसके बाद कोई भी लिविंग थिंग्स आ गई। ये सारे की सारी जितनी भी चीजें ये सारी सारी ऑर्डिनरी मैटर में आती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 5% एग्जिस्ट कर रही हैं पूरे यूनिवर्स की कंपोजिशन में। सिर्फ कितनी हिस्सेदारी है, जो ऑर्डिनरी मैटर है इसका सिर्फ 5% हिस्सेदारी में, और सिर्फ यूनिवर्स के 5% हिस्से में स्टार्स, प्लैनेट्स और जो देख रहे हैं, जो अदर थिंग्स देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स देख रहे हैं, वो सारी सारी कितनी 5% में आती हैं यूनिवर्स के। तो सोचो कितना बड़ा होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो आता है वो आता है डार्क मैटर, जो डार्क में, ठीक है, जो आपको दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, जो दिखता ही नहीं है, ठीक है। डार्क मैटर जो डार्क है, बस बिल्कुल अंधेरे में है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल है, ठीक है, मतलब इनविजिबल मैटर, जिसको आप देख नहीं सकते, इनविजिबल मैटर है। वो कितना है 27% है, वो 27% हो गया जो डार्क मैटर है, वो वाला, ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते, इनविजिबल है, जो लाइट ही नहीं छोड़ता है, जिसके जहां पे लाइट भी नहीं है, ठीक है, डार्क है, बिल्कुल एकदम डार्क है, ठीक, वहां पे लाइट भी नहीं जाती है, और तो छोड़ो इतना डार्क है वो, ठीक, जो सिर्फ उस यूनिवर्स का 27% हिस्सा सिर्फ अंधेरे में है, जिसको हमें दिखता ही नहीं है। तो उसमें से आप देख रहे हैं कि उसकी कंपोजिशन में सिर्फ ऑर्डिनरी मैटर जो हमें दिख रहा है उसका सिर्फ 5% है वो, और जो डार्क मैटर है वो कितना है, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो 27% है, ठीक। उसके बाद आता है डार्क एनर्जी। तीसरा हिस्सा कौन सा है, डार्क एनर्जी। इसकी कितनी हिस्सेदारी है उसको बनाने में, ठीक है, किसको, यूनिवर्स को बनाने में कितनी हिस्सेदारी है उसकी, ठीक, उसकी कितनी हिस्सेदारी है
बचा हुआ 68% वही है, 68% सिर्फ इसी की हिस्सेदारी है। जो डार्क एनर्जीज हैं, डार्क एनर्जीज में मतलब कि डार्क एनर्जीज में आगे जो सारी सारी फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को खींच रही हैं, जैसे इसने क्या कर रखा है, जैसे अपना सन है, सन से किसी दूरी में होगा जो हमारा अर्थ है जिसको वो घुमा रहा है, कुछ ना कुछ बीच में दूरी तो होगी ना। ये जो दूरी है, इसी ये जो दूरी है सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है, इसमें क्या है, कुछ फोर्स है जो उसको खींच रहा है। तो ये जो एरियाज हैं, जिस एरिया में उसकी फोर्स लग रही है, ये एरिया पूरा का पूरा इसको खींचने में, जैसे इसने किसी रस्से से खींचा हुआ है, जो रस्सा है यहां से यहां तक जो हिस्सा है, ये जो एरिया जो रस्सा है इतना, इस रस्से को ये क्या बोल रहा है, वो डार्क एनर्जी बोल रहा है। एनर्जी हो गई, एनर्जी तो पता ही क्या होती है, ठीक है, वो मतलब फोर्स जो खींचने वाली ताकत है उसकी, उसी वो जो एरिया जिस एरिया में उसकी लग रही है, फोर्स लगा रहा है जिस एरिया से वो, तो उस एरिया को डार्क एनर्जी नाम दिया। ऐसे ही जो एम्प्टी मतलब जो खाली वाला एरिया है उसी को डार्क एनर्जी बोल रहा है वो, ठीक है। डार्क एनर्जी होगा जिसमें डार्क मत दिख तो नहीं रही है वो, लेकिन उसमें क्या है, उसमें वो अपनी फोर्स लगा रहा है जो अदर प्लेनेट है उसको खींचने में, ठीक है। वो कितनी 68% है, 68% आप ये सोच सकते हैं कि वो सिर्फ एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह है, किसके बीच, जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स, जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, या फिर जो भी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर जितने भी स्टार प्लैनेट्स हैं उनके बीच की जो खाली जगह है, 68% तो सिर्फ खाली जगह है, उसमें सिर्फ डार्क एनर्जी है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन है वो एक दूसरे को जो खींच के रखते हैं ना, एनर्जी एक दूसरे को खींच के रखने की ताकत है, ठीक है, उसी को डार्क एनर्जी बोलते हैं। और वो सिर्फ नहीं, बहुत 68% सिर्फ यही है, सिर्फ डार्क एनर्जी है जो खाली स्पेस है। ऐसे यूनिवर्स में खाली स्पेस कितनी है, 68% है, और उसमें सिर्फ 5% मैटर है, जो 100% में से 68% डार्क एनर्जी है, और जो बची हुई 5% आ गई जो ऑर्डिनरी मैटर है जो हम देख पाते हैं वो। उसके बाद 25% वो मैटर है जो डार्क में है, जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, डार्क में है जो मैटर जो हमें दिखता नहीं है वो वाला। और ये आ गई एनर्जी, आ गई जो मतलब जो खाली जगह है, खाली जगह कितनी है, 68% खाली जगह यूनिवर्स में, ठीक है। कल स्टडी करेंगे हम इसके बाद, आज के इतना ही था। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कल जो दूसरी वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में, और उसके बाद हम सीधा अर्थ पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी बच्चे हैं जो आपके, जिनको आप जानते हैं कि थोड़े कहीं भी 9th 10th से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं इसको आराम से। मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बोलता हूँ, और समझने में, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी, वहां पे भी ये फायदेमंद होगा आपके लिए। और बाकी सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर आपको कुछ भी समझ आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।